नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ और आप सुन रहे हैं सिलेक्शन यूनिवर्सिटी का 30 डेज ऑडियो क्रैश कोर्स बीपीएससी, एईडीओ और बिहार दरोगा के लिए एकदम प्रीमियम, सिंप्लीफाइड और एग्जाम फोकस्ड सीरीज। आज डे 4 का मॉर्निंग सेशन है और हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसा चैप्टर जो हर साल एग्जाम में रिपीट होता है, जैन धर्म और उसके बाद का पोस्ट मौर्यन भारत। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। जैनिज्म को समझने के लिए हमें थोड़ा सा भारत की सोशल कंडीशन को इमेजिन करना होगा। मौर्यन पीरियड के जस्ट बाद सोसाइटी में रिचुअलिज्म बढ़ गया था, यानी यज्ञ, जादू टोना, अननेसेसरी सैक्रिफाइसेस और कुछ लोगों के हाथ में रिलीजियस मोनोपोली। लोग परेशान थी और सोसाइटी को एक सिंपल, एथिकल और पीसफुल धर्म की जरूरत थी। इसी बैकड्रॉप में जैन धर्म का उदय हुआ। जैनिज्म के फाउंडर ऋषभनाथ माने जाते हैं, लेकिन एक्चुअल ऑर्गेनाइजर और रिफॉर्मर थे महावीर, जिनके बिना जैनिज्म स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन महावीर तक पहुंचने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। जैन ट्रेडिशन में 24 तीर्थंकर होते हैं और महावीर 24वें तीर्थंकर हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट वही हैं क्योंकि उन्होंने पुराने टीचिंग्स को एक सिस्टमैटिक पाथ दिया। महावीर का जन्म 599 बीसीई में कुंडग्रामा, यानी आज का बिहार का वैशाली डिस्ट्रिक्ट में हुआ। इसलिए बिहार की आइडेंटिटी जैनिज्म से डीपली जुड़ी हुई है। उनका असली नाम वर्धमान था। उनके पिता सिद्धार्थ और मातृशाला दोनों ही इन्फ्लुएंशियल लिच्छवी क्लैन से थे। बचपन से ही वो शांत, इंट्रोवर्टेड और डीपली थॉटफुल नेचर के थे। समझना जरूरी है कि महावीर किसी पैलेस में ऐश नहीं कर रहे थे। सोसाइटी का दर्द, इनइक्वालिटी और वायलेंस उन्हें डिस्टर्ब करता था। 30 इयर्स की एज में उन्होंने घर, चूल्हा सब छोड़ दिया और एक इंटेंस स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की। अगले 12 साल तक महावीर ने कुछ ऐसा जीवन जिया जो आज सोच के भी मुश्किल लगता है। न कपड़ा, न कंफर्ट, न होम, सिर्फ एक ही लक्ष्य, सत्य की खोज। वो जंगलों में गए, विलेजेस में गए, कभी इंसल्ट हुआ, कभी पत्थर फेंके गए, कभी एक्सट्रीम्स ऑफ हीट, कोल्ड, कभी फूड स्केर्सिटी, लेकिन उनका धैर्य अटूट रहा। एट लास्ट कैवल्य यानी प्योर नॉलेज उन्हें 42 इयर्स की एज में प्राप्त हुआ। उस मोमेंट ने वर्धमान को महावीर बना दिया। उनकी नॉलेज को जैनिज्म में केवल ज्ञान कहते हैं। जैनिज्म की सबसे बड़ी खासियत, ये धर्म मुश्किल लैंग्वेज में नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल जिंदगी वाली टीचिंग्स देता है। महावीर ने 5 महाव्रत दिए। अहिंसा यानी किसी भी जीव को हानि नहीं, सत्य यानी सत्य बोलना, अस्तेय यानी चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य यानी सेंसेस पर कंट्रोल, अपरिग्रह यानी कम में जीना, ग्रीड को क्विट करना। और ये सिर्फ मंक्स के लिए नहीं, आम आदमी के लिए भी एथिकल फ्रेमवर्क था। इसलिए जैनिज्म बहुत फास्ट स्प्रेड हुआ, स्पेशली बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश रीजन में। महावीर के बाद जैन टीचिंग्स को सिस्टमैटिकली सिक्योर करना जरूरी हुआ। इसी के लिए काउंसिल्स बुलाई गई। सबसे इंपॉर्टेंट वल्लभी काउंसिल, जहां जैन टेक्स्ट्स को फाइनल शेप दिया गया। जैन लिटरेचर मेनली अगमाज में मिलता है। और हाँ, ये डिटेल एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं, सो याद रखना। यहां तक हमने जैनिज्म का फाउंडेशन समझा, उसकी ओरिजिन, महावीर का जीवन, उनकी टीचिंग्स और जैन धर्म का कोर फिलॉसफी। महावीरा के टीचिंग्स पूरे नॉर्थ इंडिया में डीपन हो रहे थे, लेकिन साथ ही भारत का पॉलिटिकल लैंडस्केप भी रैपिडली चेंज हो रहा था। मौर्य एम्पायर, जो एक टाइम इंडियन सबकॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा राज्य था, अशोका के बाद धीरे धीरे वीक होने लगा। सेंट्रल अथॉरिटी कम हो गई, प्रोविंसेस अलग अलग हो गए और इसी शर्धीली पॉलिटिकल सिचुएशन में नए रीजनल पावर्स उभर कर आए। जैनिज्म और बुद्धिज्म का स्प्रेड भी इसी ईरा में एक्सेलरेट हुआ, क्योंकि बड़े एम्पायर्स के गिरने के बाद सोसाइटी को एक स्टेबलाइजिंग एथिकल फ्रेमवर्क चाहिए था। इसलिए पोस्ट मॉडर्न ईरा समझना एग्जाम के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। मौर्यन एम्पायर के खत्म होते ही सबसे पहले पुष्यमित्र सुंगा नाम के सेनापति ने पावर अपने हाथ में ली। ही डिथ्रोन द लास्ट मौर्यन किंग बृहद्रथ। इस इवेंट को बहुत टेक्स्ट में पैलेस रेवोल्यूशन बोला गया है। सुंगास का मेन सेंटर विदिशा पाटलिपुत्र रीजन में था, इसलिए बिहार का कनेक्शन यहां भी दिखाई देता है। सुंगास का पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थोड़ी ब्राह्मणिकल थी, मतलब वैदिक प्रैक्टिसेस, यज्ञ, रिचुअल्स का दोबारा एम्फेसिस। लेकिन याद रखना, जैनिज्म और बुद्धिज्म को डिस्ट्रॉय करने का जो कुछ लोग एग्जैजरेशन करते हैं वो हिस्टोरिकली एक्यूरेट नहीं है।
सुंगा पीरियड का कल्चरल कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। भरहुत स्तूपा, सांची इंप्रूवमेंट्स, टेराकोटा आर्ट, कॉइन्स। आर्ट में डिटेलिंग और नैरेटिव पैनल्स का यूज इस एरा की सिग्नेचर स्टाइल थी। पुष्यमित्र के बाद अग्निमित्र आए, जिनके टाइम में संस्कृत नाटक मालविक अग्निमित्रम लिखा गया, कालिदास का पहला ड्रामा। यह सब एग्जाम में पूछा जाता है। सुंगास के बाद कन्वा डायनेस्टी आई, जिसे वासुदेव कन्वा ने एस्टैब्लिश किया। कन्वाज ने सुंगा किंग्स को रिप्लेस किया, लेकिन उनका रूल बहुत लंबे समय तक नहीं चला, अराउंड 45 ईयर्स। कन्वा पीरियड में एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी स्टेबल रही और ट्रेड भी स्मूथली चलता रहा, लेकिन पॉलिटिकल अथॉरिटी कंपैरेटिवली स्मॉलर स्केल पर थी। यह डायनेस्टी मेनली नॉर्थ सेंट्रल इंडिया तक ही लिमिटेड थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कन्वा रूलर्स ने ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू रखा, लेकिन रिलीजियस परसिक्यूशन जैसे नैरेटिव्स एग्जैजरेशंस हैं। एग्जाम में फैक्चुअल अप्रोच चाहिए। मौर्यन कोलैप्स के बाद नॉर्थ वेस्ट में ग्रीक रूलर्स उभर कर आए। सबसे फेमस नाम मिनेंडर यानी मिलिंद। मिनेंडर का बुद्धिज्म में इंटरेस्ट था और उनकी नागसेना के साथ फिलोसॉफिकल डिस्कशन मिलिंदा पन्हा में मिलती है। इंडो ग्रीक पीरियड का भारत को सबसे बड़ा गिफ्ट था हाई क्वालिटी कॉइनेज। उनके कॉइन्स डबल लैंग्वेज डबल स्क्रिप्ट में होते थे, ग्रीक प्लस प्राकृत, ब्राह्मी प्लस खरोस्थी। दिस कॉन्ट्रीब्यूटेड मैसिवली टू इंडियाज लेटर मॉनेटरी सिस्टम। इनका कल्चरल इंपैक्ट भी नोटिसेबल है। ग्रेको बुद्धिस्ट आर्ट का फाउंडेशन इंडो ग्रीक्स ने क्रिएट करा। यह सेंट्रल एशियन टाइप्स इंडिया में आए और धीरे धीरे वेस्टर्न इंडिया में अपना राज्य एस्टैब्लिश किया। उनका सबसे पावरफुल रूलर रुद्रदमन I। रुद्रदमन के जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स डिस्क्राइब किए गए हैं। एग्जाम फेवरेट सुदर्शन लेक रिपेयर्स। शकास के ऊल में ट्रेड, हाईवेज, अर्बन सेंटर्स काफी डेवलप हुए, यानी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बावजूद इकोनॉमी स्ट्रांग थी। अगर कोई एक डायनेस्टी थी जिन्होंने इंडिया को एक ग्लोबल कल्चरल इकोनॉमिक नेटवर्क से जोड़ा, वो थे कुशानास। उनके सबसे पावरफुल रूलर कनिष्का द ग्रेट, 1st to 2nd सेंचुरी एडी। उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट्स, बुद्धिज्म को इंटरनेशनल लेवल तक अपलिफ्ट करना, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर, सिल्क रूट ट्रेड का एक्सपेंशन, गोल्ड कॉइनेज का लार्ज स्केल यूज, मथुरा और गंधारा आर्ट का डेवलपमेंट। गांधारा आर्ट में ग्रीक इन्फ्लुएंस, मथुरा आर्ट में इंडियन स्पिरिचुअल प्योरिटी। ये दोनों स्कूल्स वर्ल्ड फेमस बन गए। कुशानाज ने मल्टीलिंगुअल कॉइनेज, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन और रिलीजियस टॉलरेंस का बेस्ट एग्जाम्पल दिया। और हां, उनके टाइम में बुद्धिज्म का सेंट्रल इंडिया, कश्मीर, सेंट्रल एशिया, चाइना स्प्रेड एक्सप्लोड हुआ। इसलिए कनिष्क को बुद्धिज्म का सेकेंड अशोका भी बोला जाता है। नॉर्थ इंडिया में सुंगास, शाकास, कुशानास चल रहे थे, लेकिन साउथ सेंट्रल इंडिया में सातवाहनास एक स्ट्रांग पावर थे। सबसे इंपॉर्टेंट रूलर गौतमीपुत्र सातकर्णी। उन्होंने शाकास को वेस्टर्न इंडिया से बाहर धकेल दिया। इनकी इकोनॉमी एक्सट्रीमली प्रॉस्पेरस थी। रोमन ट्रेड के कॉइन्स और पॉटरी प्रूफ देते हैं। सातवाहनास ने प्राकृत लैंग्वेज को ऑफिशियल फॉर्म में यूज किया और उनके टाइम में स्तूपास, चैत्यास, विहारास का पावरफुल एक्सपेंशन हुआ। अजंता एलोरा अर्ली स्टेजेस में भी सातवाहनास का इन्फ्लुएंस मिलता है। यहां तक हमने मौर्यन के बाद भारत का पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन समझा। जैनिज्म, बुद्धिज्म के एक्सपेंशन के साथ पूरे सब कॉन्टिनेंट में नई डायनेस्टीज राइज हो रही थी। कुशानास और सातवाहनास के पैरेलल एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रहा था, बिहार का रीजनल ट्रांसफॉर्मेशन। मौर्यन एम्पायर का हार्टलैंड बिहार ही था और एम्पायर के गिरने के बाद नेचुरली यही रीजन सबसे पहले अफेक्टेड हुआ। मगधा, जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पूरा भारत का पॉलिटिकल सेंटर था, अब धीरे धीरे अपनी पॉलिटिकल शाइन लॉस्ट करता दिखा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिहार इंपॉर्टेंस लूज कर गया, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। एक्चुअली पोस्ट मौर्यन एरा में बिहार इंडियन फिलॉसफी और रिलीजन का पावर हाउस बन गया। मौर्यन कोलैप्स से मगधा की सेंट्रल अथॉरिटी वीक हो गई। सुंगा रूलर्स ने पाटलिपुत्र पर कंट्रोल रखा, पर एम्पायर लेवल डोमिनेशन नहीं थी। कन्वाज ने भी पावर हैंडल की, पर अगेन शॉर्ट रूल। इस दौर में बिहार का रोल शिफ्टिंग हो गया, राजनीति कम, संस्कृति और धर्म ज्यादा। आप इमेजिन करो, पाटलिपुत्र में पहले ग्रैंड पैलेसेस, मिनिस्टर्स, आर्मी कमांडर्स होते थे। अब वही जगह मंक्स, स्क्राइब्स, ट्रेड्समैन और आर्टिजन्स के लिए एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक हब बन गई थी। बिहार का नालंदा रीजन ग्रेजुअली एक इंटेलेक्चुअल जोन बनने लगा था,
ऑफिशियल यूनिवर्सिटी लेटर गुप्ता पीरियड में फुल्ली डेवलप होती है, लेकिन सीड फाउंडेशन इसी एरा में पड़ा था। जैनिज्म के लिए बिहार स्टार्टिंग से ही बर्थ प्लेस था, महावीर की जन्मभूमि वैशाली। उनकी तपस्या के फेजेस भी बिहार यूपी कॉरिडोर में हुए थे। पोस्ट मौर्यन एरा में जैन मंक्स का नेटवर्क बिहार के विलेजेस में और डीप गया, स्पेशली गंगा बेल्ट में। दूसरी तरफ बुद्धिज्म भी बिहार में फिर से स्ट्रांग हो रहा था। अशोका के बाद बुद्धिज्म थोड़ी देर के लिए ठंडा पड़ गया था, लेकिन इंडो ग्रीक, शका और कुशाना पेट्रोनेज से वो एक रिवाइवल मोड में आया था। इसका इंपैक्ट बिहार में यह हुआ कि ट्रेड सेंटर्स के पास बुद्धिस्ट बिहारास बनने लगे। मंक्स ने बिहार से नॉर्थ इंडिया, नेपाल और बंगाल तक मिशंस भेजे। बुद्धिस्ट टेक्स्ट की कॉपीइंग और प्रिजर्विंग का काम बिहार में एक्सेलरेट हुआ। इसलिए बिहार को इस टाइम पे एक रिलीजियस सुपर हाईवे बोल सकते हो। इस पीरियड ने बिहार की आइडेंटिटी को स्पिरिचुअल से स्कॉलरली डायरेक्शन दी। हजारों साल बाद भी नालंदा और विक्रमशिला का विकास इसी शिफ्ट का रिजल्ट था। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स। जैनिज्म का कोर एक्सपेंशन बिहार से हुआ। बुद्धिज्म बिहार में कंसोलिडेशन स्टेज में आया। पाटलिपुत्र स्टिल अ मेजर अर्बन सेंटर था। ट्रेड रूट्स गंगा बेल्ट, तो बिहार बिकेम कमर्शियल लिंक। बिहार बेस्ड इंस्क्रिप्शंस इंपॉर्टेंट सोर्सेस प्रोवाइड करते हैं। गुप्ता पीरियड के लिए बैकग्राउंड क्रिएट होता है, मतलब पोस्ट मौर्यन बिहार एक ब्रिज है मौर्य ग्लोरी और गुप्ता गोल्डन एज के बीच। पोस्ट मौर्यन एरा में बिहार में कई यूनिक एविडेंसेस मिलते हैं। पंच्ड मार्क्ड कॉइन्स, ट्रेड का इंडिकेटर। बिहार के मार्केट टाउन्स फ्लरिशिंग थे। टेराकोटा फिगरिन्स, विमेन, म्यूजिशियंस, एनिमल्स, सोशल लाइफ का रियल ग्लिम्स। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBWP, मौर्यन टाइम का लग्जूरियस सिरेमिक बिहार में अब भी यूज हो रहा था, लेकिन थोड़ा लो क्वालिटी वर्जन। यह प्रूफ है कि सोसाइटी इकोनॉमिकली एक्टिव थी। स्टोन पिलर्स और इंस्क्रिप्शंस। अशोका के पिलर्स तो पहले से ही थे, पर सुंगा एरा में कुछ रेस्टोरेशन और आर्ट मॉडिफिकेशंस हुए। मोनेस्ट्रीज। गंगा बेल्ट में स्मॉल स्केल विहारास डेवलप हुए, जिन्होंने बाद में गुप्ता एरा की मेजर यूनिवर्सिटीज को सीट दिया। एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि पोस्ट मौर्यन बिहार में कौन सी आर्कियोलॉजिकल आइटम्स मिलती हैं। पोस्ट मौर्यन पीरियड में इंडिया में इंडो ग्रीक, शका और कुशाना इन्फ्लुएंसेस आ रहे थे। बिहार डायरेक्टली उनके कंट्रोल में नहीं था, लेकिन ट्रेड और रिलीजन के थ्रू कल्चरल फ्यूजन हो रहा था। इस फ्यूजन के कुछ स्ट्रॉन्ग साइंस। बिहार के मंक्स सिल्क रूट तक जा रहे थे। आर्ट में थोड़ा स्टाइलिस्टिक चेंज। ट्रेड में फॉरेन कॉइन्स का आना। लिटरेचर में डॉक्ट्राइनल डिबेट्स का डेवलपमेंट। ये सब बिहार को एक कल्चरल लेबोरेटरी बना रहा था। अगर कोई एग्जामिनर चाहे तो इस चैप्टर से 5 से 7 क्वेश्चंस इजीली बना सकता है। मोस्ट प्रोबेबल एरियाज। नंबर 1, पुष्यमित्र सुंगा, पाटलिपुत्या और विदिशा रिलेशन। नंबर 2, भरहुत स्तूपा, सुंगा आर्ट। नंबर 3, इंडो ग्रीक इंपैक्ट ऑन बुद्धिज्म। नंबर 4, कनिष्का, बुद्धिज्म का ग्लोबल एक्सपेंशन। नंबर 5, मगधा का डिक्लाइन बट बिहार का कल्चरल राइज। नंबर 6, जैनिज्म और बुद्धिज्म का बिहार फोकस। नंबर 7, कॉइनेज और पॉटरी एज आर्कियोलॉजिकल प्रूफ। ये सब याद हो गया तो पूरा चैप्टर तुम्हारा स्ट्रांग हो चुका है। तो दोस्तों, आज का हमारा जैनिज्म और पोस्ट मौर्यन भारत का सेशन यहीं समाप्त होता है। आज हमने देखा कि कैसे महावीरा की शिक्षा बिहार की धरती से निकली और पूरे भारत में एक एथिकल मूवमेंट बन गई, और साथ ही समझा कि कैसे मौर्य एम्पायर के गिरने के बाद कैसे नई डायनास्टीज, नए ट्रेड नेटवर्क्स और नए कल्चरल इन्फ्लुएंसेस भारत को एक नई दिशा दे रहे थे। ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस ऑडियो को एक बार और रिवाइज जरूर करिएगा। कॉन्सेप्ट्स जितने क्लियर होंगे उतना रिवीजन में टाइम बचेगा। अगर ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और सिलेक्शन यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट ही हमें रोज ऐसे प्रीमियम ऑडियो लेक्चर्स लाने का हौसला देता है। अब तैयार हो जाइए, शाम के सेशन में हम चलेंगे बिहार के गुप्त युग की तरफ, जिसे भारत का गोल्डन एज भी कहा जाता है। तब तक सुनिए, समझिए और रिवीजन जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।